बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इंतखाबात 2024 के बाद पाकिस्तान में मजीद बढ़ते हुए सियासी अदम इस्तेहकाम पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि पार्लियामान की कार्रवाई आने वाले दिनों में कैसे चल पाएगी। तहरीक इंसाफ की KPK हुकूमत विफाक के लिए किस किस्म के चैलेंजेस खड़े कर सकती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान से सज़ा याफ्ता मफरूर और इश्तहारी मुल्जिमान एक सियासी जमात का हिस्सा बनकर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाते रहे। क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें, वर्कर्स और पार्टी नैरेटिव को इतनी आसानी से हाईजैक किया जा सकता है? प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम मगरबी किनारे पर यहूदी आबादकारों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर बात करेंगे और आपको किस तरह इजराइल मगरबी किनारे से फ़लस्तीनी आबादी को बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। इंतखाबात 2024 के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान में सियासी और मौशी इस्तेहकाम कायम हो सकेगा, मगर हुकूमत साजी के अमल को देखते हुए ऐसा मालूम हो रहा है कि सियासी इस्तेहकाम एक तरफ, मुल्क में मजीद सियासी बिगाड़ पैदा होने जा रहा है और हुकूमती निज़ाम चलाना पहले की तरह आसान नहीं रहेगा। तहरीक इंसाफ एक मजबूत अपोजिशन की हैसियत से मैदान में उतर चुकी है, जिसका अमली मुजाहरा हम कौमी असम्बली के पहले इजलास में देख चुके हैं। कौमी असम्बली के पहले दिन और आज दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान ऐवान मछली मंडी का तासुर दे रहा था। पहले दिन की कार्रवाई के दौरान मेंबरान की अलफ बर्दारी और रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश की और रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ को ऐवान से खिताब का मौका दिया गया। ताहम ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तरफ से शोर शराबा जारी रहा, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई आज सुबह तक मुलतवी करनी पड़ी। कौमी असम्बली के दूसरे दिन की कार्रवाई की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब तो जीत गए, मगर कार्रवाई मुसलसल बदनज़मी का शिकार रही। इंतखाब से कबल उमर अयूब ने इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि नामुकम्मल ऐवान के साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कैसे होगा। हम इंसाफ चाहते हैं, आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। दूसरी जानिब अगर KPK की सूरत हाल को देखा जाए तो आज 9 मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भारी अक्सरियत से खैबर पख्तूनख्वा के 22वें कायदे ऐवान मुंतखब हुए। कायदे ऐवान मुंतखब होने के बाद अली अमीन गंडापुर ने अपने पहले खिताब के दौरान मुस्तकबिल की पार्टी पॉलिसीज वाजे करते हुए कहा कि हमारी पार्टी क़यादत के साथ जुल्म हुआ, ऐसी फस्तायत पूरी दुनिया में नहीं देखी गई। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते कि जो आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ हो। 9 मुंतखब वज़ीर आला ने इंतखाबात 2024 पर बात करते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, ये बाहर से आते हैं। पूरी कौम जान चुकी है कि असल सिलेक्टेड कौन है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हैं। हाल पर बात करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि IG बेकसूर अफराद के खिलाफ मुकदमात 1 हफ्ते में ख़त्म करें, जिनके सबूत नहीं वो FIR 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म की जाएं। अगर किसी ने कोई गलती की है तो आइन के तहत कार्रवाई करें। मैं इस्लाह का मौका दे रहा हूँ, लेकिन इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सज़ा के लिए तैयार हो जाए। मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR विक्टिमाइजेशन इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई है, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूँ निहायत यादगी के साथ, 1 हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे किस वर्कर के खिलाफ है। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूँ। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि हम हक लेना जानते हैं और हक छीनना भी। कौम को मजबूर ना किया जाए कि वो हक छीनने के लिए अपनी आवाज़ उठाए। रियासत का फ़र्ज़ है कि वो अवाम को उनका हक दे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि मौजूदा अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल में पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम कैसे चल सकेगा। सियासी जमातों के माबैन तनाव में कमी कैसे हो सकेगी। हमारी सियासी जमातें मुस्तकबिल की समत का तयन करने में क्यों नाकाम हैं।
प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, प्रोग्राम में आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि जो नई कौमी असम्बली अब हमारे सामने आई है, जो इसकी तश्कील है, जहां PTI के लोग हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं और एक भरपूर अग्रेसिव अपोजिशन करने की तरफ वो इंडिया दे रहे हैं, क्या तबसरा फरमाएंगे उस पर? क्या ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी जिस किस्म का एहतजाज आज हमने देखा है, या आपको लगता है आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी? हमें तो हमेशा यही देखा है, असम्बली के अंदर हमेशा यही होता आया है। और जब अब उसके बाद अपना जब कौमी असम्बली पहली कौमी असम्बली बनी थी 1970 में, तो उसके हमने इजलास देखे हैं और बराबर देखते रहे थे। तब भी इस तरह की सूरत हाल होती थी, अपोजिशन का यही तर्ज अमल होता था। और उसके बाद जब 88 में असम्बली वजूद में आई, तो हालांकि मार्शल्लाह का नफाज खत्म हो चुका था, जनरल ज़िया का इंतकाल हो चुका था, उसके बावजूद जो है असम्बली के अंदर कोई बेहतरी नहीं आई थी। और फिर जब 90 की असम्बली हुई तब भी यही नारे लग रहे थे, और उसके बाद अब तक जो है यही नारेबाजी है। असल में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अपनी हैसियत का और अपने नुमाइंदगी का जो हक दिया जाता है उसका एहसास नहीं होता है, इसलिए वो ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं होते। उनके जो उनका बाकायदा काम है उसको वो नहीं करते हैं। वो कानून साजी उनका काम होता है, वो कानून साजी के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं। वहाँ असम्बली में जूते लहराए जाते हैं, नारे मारे जाते हैं, और मुखालिफिन को जो है वो अपनी उसका निशाना बनाया जाता है तज़हीक का। तो ये सिलसिला चल रहा है, और ये नहीं है कि दीगर दुनिया की दीगर पार्लियामेंट्स में या दीगर मुंतखब इदारों में ऐसा नहीं होता है। बहुत इदारों में ऐसा होता है। आप कभी जापान की असम्बली को देखें कि वहाँ पर किस तरह से होता है। अमेरिकन कांग्रेस में भी ऐसा होता है, और नारे भी लगते हैं, आवाजें भी कसी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल अनोखा मामला है, इसलिए कि हम ये तो कह सकते हैं ना कि हमारे इंतखाबात हमेशा क्वेश्चन पर रहे हैं, और हमारे इंतखाबात के बारे में हमेशा सवाल उठाए जाते रहे हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में, उनकी लेजिटिमेसी के बारे में, उनके ठीक तौर पर मुनक्किद होने या न होने के बारे में, और उनके ऊपर धांधली का इल्जाम न हो, ऐसे हमने बहुत कम देखा है। हमारे यहाँ इंतखाबात मैनेज इंजीनियर भी होते हैं, और उसके नतीजे में जो मुंतखब होकर आते हैं लोग, वो अपने अपने तर्ज पर चलाते हैं, और धांधली में मुलव्वस तकरीबन सभी होते हैं किसी न किसी हद तक। बिल्कुल। और फिर बाकी और हर इंतखाबात में यही बात धांधली की होती है। ये भी बताइएगा कि अभी जिस तरीके से जब अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला KPK के लिए नॉमिनेशन सामने आई, तो बड़े लोगों का ख्याल था कि इनका नाम आना, और ख़ास तौर से उन लोगों का जो 9 मई में कहीं ना कहीं मुलव्वस रहे, फिर रुपोश रहे, फिर एकदम मंजर आम पर आ गए कि क्या किसी टकराव की तरफ जाने का इंदिया दिया है PTI ने, या क्या हुआ है। लेकिन आज उनकी जो तकरीर थी उसमें जो उन्होंने मुतालबात रखे हैं, और ये कहा कि मैं ख़ास तौर से अपने सूबे के IG से कहता हूँ, जो 9 मई के बाद FIRs हैं, अगर कार्रवाई करनी है तो करो, नहीं तो फिर इस्लाह नहीं करते तो फिर हमें इस्लाह जो है वो करनी पड़ेगी। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा किया। जो स्पीच में आज उन्होंने बातें की हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई टकराव की तरफ जाने का इशारा है? नहीं, वो एक अरसे तक अपोजिशन में रहे हैं ना, 2022 से लेकर अब तक। उससे पहले वो शाहाना उनका तर्ज अमल होता था, अब एक दूसरा शाहाना तर्ज अमल है, और वो बाकायदा एक पोजीशन लेकर बात करते हैं। वो ये नहीं होते हैं कि जनाब आप इक़्तिदार में आएंगे, आप अपनी कुछ प्लानिंग बताएंगे, हमने क्या करना है आगे बढ़कर। पहले तो वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं, और ये अजीब बात है कि आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर आए हैं और अपने इदारे के एक इंस्ट्रूमेंट को, एक महकमे के सरबराह को आप जो है वो इस तरह से मुखातब करके बात कर रहे हैं। भाई आप खुद देखेंगे मामला तो, जब आपके सामने ये सब कुछ आएगा तो आप खुद ही समझेंगे कि जनाब ये ठीक नहीं हुआ था, या रियासत पर जो अटैक हुआ है क्या उसको ठीक समझा जाएगा। अगर आप उस पोजीशन पर आ गए हैं कि जहां आपको जजमेंट करनी है कि जो काम हुआ है क्या उसका जायजा लेंगे आप, क्या जो रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार इदारे हैं क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डाला जाएगा, या जिस तरह से 9 मई को होता रहा है क्या उस तरह से होता रहेगा। तो ये आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि आप उस पोजीशन में आ गए हैं कि जहां पर आप सवाल नहीं करेंगे, आप जवाब देंगे। अब हम आपसे पूछेंगे क्या आप 9 मई के अमल को दुरुस्त समझते हैं, क्या समझते हैं कि
मुल्क के रियासती इदारों पर हमलावर होना ठीक है? क्या आप समझते हैं कि जनाब जो हाउस है उसके ऊपर हमला ठीक था? क्या आप समझते हैं कि जीएस के ऊपर हमला ठीक था? ये हम सवाल करेंगे और बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस आप जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है। ये ऑब्वियसली अगर तनाव की तरफ मामला जाते हैं तो पाकिस्तान के इस निज़ाम के लिए सही नहीं होगा, जिस पर पहले ही बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं। और आपने शुरू में भी पॉइंट आउट किया था कि हर इंतखाबात के बाद तो एक धांधली जो है वो सबसे बड़ा एक स्लोगन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास होता है जो हार जाती हैं। साथ ही साथ इस हुकूमत की ज़रा चैलेंजेस पर अगर बात करते हैं, सो फर्स्ट 100 डेज़, जिस तरह हम पिछली पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी तब भी हमने देखा कि वो खान साहब ने 100 डेज़ का एक रोड मैप दिया था, लेकिन उसके बाद 100 डेज़ के बाद उसका जिक्र किया ही नहीं पता चला कि क्या चीज़ें थीं, क्या अमल हुआ। फर्स्ट 100 डेज़ में इस हुकूमत के लिए क्या करना नागुज़ीर है? नहीं, वो 100 दिन के बाद उन्होंने इश्तिहार छपवाया था, एक लाइन छपाई थी कि हम बहुत काम कर रहे थे। हमें नहीं बताया कि क्या काम कर रहे थे और उनके कौन सी मसरूफियात थी। वो बहुत ज्यादा मसरूफ थे तो क्या कर रहे थे, वो पाकिस्तान में क्या डिलीवर कर रहे थे। 100 दिनों में उन्होंने सरायकी सूबा बनाया था, उसका पता नहीं क्या हुआ कि लोग देख रहे थे कि वो सरायकी सूबा बनकर सामने आएगा। उन्होंने कहा कि हम एक सेक्रेटरीट बना रहे हैं, वो भी पूरा नहीं बन पाया था। वहां भी कोई चीज, लोगों को कोई चीज डिलीवर नहीं हुई। अच्छा, आपने कहा था पुलिस इस्लाहत करेंगे, पुलिस का हालत और ज्यादा खराब हो गई थी इनके दौर में। और इसके बाद जो है वो चाहते थे कि इंतजामी तौर पर चीजों को बेहतर बनाया जाए, वो नहीं बना सके थे। उन्होंने कहा महंगाई कंट्रोल हो गई, महंगाई एक अजाब के तौर पर उनके दौर में मुंतकिल वो हो गई थी, पाकिस्तान के अवाम पर छा गई थी। महंगाई के अलावा जो बेरोजगारी है वो आम हो गई थी। 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए आए थे, मालूम हुआ कि 50 लाख से ज्यादा लोगों को बेरोजगार करके चले गए। वो कह रहे थे कि हम लोगों को घर देंगे, 50 लाख घर देंगे, मालूम हुआ कि हर महीने 50,000 लोगों के घर गिराए जाते थे, कच्ची आबादियां गिरा दी गई। और वहां पर ये कहा गया एक झोंपड़ी, दो झुग्गियां पड़ी हुई जहां देखी वहां इन्होंने गिरा दी, पूरी आबादियों को मस्मार कर दिया गया। और ये शहरों की तज़ीन और आराइश कर रहे थे, ये मालूम नहीं क्या कर रहे थे। इन्होंने आकर लोगों को बेघर किया, लोगों को बेरोजगार किया था और इस तरह से उन्होंने अपने फराइज मनसबी अंजाम दिए थे। इस तरह से तो ज़ाहिर है ना हुकूमतें चलती हैं ना हुकूमती कारोबार चलता है। सो यही अगर मैं इस हुकूमत के लिए आपसे सवाल करूं कि जिसमें फ़र्क इतना है कि पीपल्स पार्टी या मौलाना साहब इस काबीना का हिस्सा नहीं है, नून लीग के हाथ में उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा था कि इकॉनमी थी, इकोनॉमिक टीम उनकी थी, लेकिन ऑब्वियसली पीडीएम में होने की वजह से सबको फिर उसका भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। लेकिन इस वक्त पीएमएलएन जो है उसके लिए फ़र्स्ट 100 डेज़ में क्या स्टेप्स आप देखते हैं कि जो बहुत ज़रूरी हैं, और अगर वो नहीं करेंगे डिलीवर तो फिर जो उनके मैंडेट पर पहले ही सवालिया निशान खड़े हैं वो और बढ़ जाएंगे? बिल्कुल सही है, इन्हें पहले ये करना चाहिए कि अवाम को डिलीवर करें। इन्होंने क्या, जो भी हुकूमत आती है सबसे पहले अशराफिया को डिलीवर करती है। वो इनकी आती है और अफसरों की तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं। वो आते हैं और मुख्तलिफ शोबों के लोगों के मराद बढ़ा देते हैं, गाड़ियां बढ़ा देते हैं। अभी आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर चलेंगे तो इनके साथ कितनी गाड़ियों के कानवाए चलेंगे, इनके साथ कितना पेट्रोल खर्च होगा, इनके कौन से बंगले दिए जाएंगे, बंगलों की कौन सी आराइशें होंगी, कौन से सोफे होंगे, कौन से पर्दे लगेंगे, ये आगे जाकर वजीरों के लिए ये तय होगा। और ये लोगों को क्या डिलीवर करेंगे? असल बात यह है कि लोग भूख से, अफलास से, बीमारियों से, नादारी से बेजार आ चुके हैं। लोगों की मईशत तबाह हो चुकी है और ये ऐसे बड़े लोगों की मईशत बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं कि सब्सिडी देनी है तो बड़े लोगों को दो, मराद देनी है बड़े लोगों को दो, और उन लोगों को दो जिन लोगों को एक दिन के लिए भी जरूरत नहीं है। अभी ठीक है, आप अगर मईशत को ठीक कर रहे हैं तो मईशत को ठीक करने का तरीका यह है कि गरीब आदमी की पेट पर लात मारें और उसके बच्चों के नाने शबीना छीन लें और उनके बच्चों का दूध छीन लें और कहें कि जनाब हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। तो आप लोगों को डिलीवर करते हैं तो उन मराद याफ्ता तबकात से लेकर उन गरीब लोगों को देना जिनके पास है ही कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो गरीब आवाम को डिलीवर करना है। थैंक यू वेरी मच नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। इंतखाबात 2024 के बाद एक तरफ तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन गुज़श्ता एक साल से बार बार दोहराए जाने वाले बयानिए से पीछे हटते हुए भी दिखाई देने लगे। आज से 3 रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद शेर अफजल मरवत ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोशल मीडिया से वाबस्ता पार्टी के नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि पाकिस्तान से बाहर मौजूद आदिल राजा और हैदर मेहदी रॉन्ग नंबर हैं।
कुछ भगौड़े पाकिस्तानी रियासत और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करते आ रहे हैं और ये पीटीआई के वर्कर्स को तासुर देने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो हमारे आदिल राजा और ये मेहदी, ये दोनों फौज से बर्खास्त शुदा है, कोर्ट मार्शल हो चुका है। इन लोगों का रोजगार इसी से था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को वर्गलाए और इसी से यूट्यूब चैनल चला के रोजगार कमाए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों रॉन्ग नंबर हैं, ये हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हमारी पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने पाक फौज जिंदाबाद और शुहदाए पाक फौज जिंदाबाद के नारे पीटीआई के कन्वेंशन में लगाए थे। शेर अफजल का कहना था कि आदिल राजा ने 9 मई के दिन लाइव मैराथन नशरियात चलाई थी। आदिल राजा के व्लॉग्स उनकी तरबियत की अक्कासी करते हैं। मैंने तहरीक इंसाफ के कन्वेंशन में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पाकिस्तान और पाक फौज के नारे बानी पीटीआई का बयानिया है। बानी पीटीआई पाक फौज और इदारों को उल्फत और मोहब्बत से देखते हैं। शेर अफजल मरवत का मजीद कहना था कि हमारी लड़ाई पाक फौज के साथ नहीं है। 9 मई के बाद मुख्तलिफ पार्टियों ने हम पर इल्जामात लगाए कि हम रियासत मुखालिफ हैं। ऐसे बयानियों को फैलाने में आदिल राजा और हैदर मेहदी जैसे लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हैदर मेहदी और आदिल राजा भगौड़े और कोर्ट मार्शल शुदा हैं, पीटीआई के नौजवानों को वर्गलाते हैं। हमारी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं। आपको याद कराते चलें, गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान के कानून से राह फरार इख्तियार करते हुए मीडिया के कुछ तज्जियाकारों और साबिक मिलिट्री अफसरान ने पाकिस्तान से बाहर रिहाइश इख्तियार करते हुए रियासत पाकिस्तान के दुश्मनों का आलाकार बनते हुए कौमी असम्बली के इदारों के खिलाफ एक महाज खड़ा किया हुआ है। पाकिस्तान आर्मी के साबिक अफसरान आदिल राजा और हैदर मेहदी ने सोशल मीडिया फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को रियासत के खिलाफ भड़काने में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि गुज़श्ता साल नवंबर में दोनों साबिक अफसरान को आर्मी एक्ट 1952 के तहत बगावत पर रुखसानी के इल्जामात में कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई थी। शेर अफजल मरवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक और पंजाब में मजबूत अपोजिशन की हैसियत से हलफ उठा रही थी, जबकि केपीके में पार्टी के नामजद रहनुमा अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपीके के ओहदे का चार्ज संभालने के लिए भी तैयार थे। ऐसा नहीं है कि शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ के वाहिद रहनुमा हैं जो 9 मई और उससे जुड़े किरदारों से दूर हो रहे हैं। केपीके मुंतखब वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी रवां हफ्ते पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान 9 मई के वाक़यात की तरदीद करते हुए कहा था कि 9 मई हमने नहीं किया बल्कि करवाया गया। इस पर इंक्वायरी होगी तो इंशाअल्लाह सच सामने हो इसके पीछे कौन था। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान से सजा याफ्ता मफरूर और इश्तहारी मुल्ज़िमान कैसे एक सियासी जमात का हिस्सा बनकर रियासत मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बने हुए थे। क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें, वर्कर्स और पार्टी नैरेटिव को इतनी आसानी से हाईजैक किया जा सकता है? प्रोग्राम में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि अगर हम केपीके के नए वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर है आज की उसको देखते हैं तो उस पर ज़रा तबसरा कीजिएगा, जहाँ पे वो आईजी से भी बात कर रहे हैं। 9 मई के हवाले से जो एफआईआर्स उनके कारकुनान पर हैं, ख़वातीन पर हैं, उसका उन्होंने हवाला दिया कि इस्लाह कर लें, वक्त दे रहे हैं। सो इसके बाद फिर क्या होगा सूबे के हवाले से जो उन्होंने कहा कि फिर हमें इस्लाह करनी पड़ेगी? देखें, जहां तक 9 मई के हवाले से ताल्लुक है, मैं समझता हूं उन्होंने आज जो बात की है वो पार्टी की जो पॉलिसी रही है 9 मई के बाद से उसी का उन्होंने इयादा किया है, उसी को दोहराया है। और वो यही है कि 9 मई के वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं। जो तशद्दुद हुआ, जो तबाही हुई, जो आग वगैरह लगाई गई, जो हमले हुए, उनकी हम मज़म्मत भी करते हैं। और हम ये मुतालबा करते हैं कि एक हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो इसकी तहकीकात करे और जो भी मुलविस है शवाहिद और सबूतों की रोशनी में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर कोई बेगुनाह है तो सिर्फ इस वजह से उसको जेल में नहीं रखना चाहिए कि उसके खिलाफ चालान मुकम्मल नहीं हुआ या सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या सिविल में होगा, उनको फिर रिहा किया जाए। तो एक तो ये बात है। दूसरी, जहां तक आईजी को कहने का ताल्लुक है, तो आपको पता है कि पूरे मुल्क में एफआईआर्स दर्ज हुई हैं खवातीन के खिलाफ, कारकुनों के खिलाफ। कई खवातीन जेल में इस वक्त जेलें भुगत रही हैं बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी मुकदमे के। तो हम ये समझते हैं कि ये कानून का एक गैर कानूनी इस्तेमाल है और हुकूमत को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि वो इन एफआईआर्स की या तो तफ्तीश करे, चालान पेश करे
लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करे और या उन्हें रिहा करे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ऑब्वियसली इस पे बहुत ज़्यादा पहले भी बात हो चुकी है, आज फिर गंडापुर साहब ने उसको दोहराया कि हमारे लोग उसमें मुलव्विस नहीं थे। तो किन लोगों की तरफ से किया गया, आज वो किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, और क्या पीटीआई के पास उस चीज़ का एविडेंस है? देखें, बात यह है कि जब इल्जाम लगाया जाता है तो इल्जाम की बुनियाद पे किसी को मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया जाता। इस वक्त हमारे जो पीटीआई के ज्यादातर कारकुनान हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पे मुजरिम डिक्लेयर करके बगैर मुकदमे के उनको एक किस्म की सजा दी जा रही है क्योंकि वो जेर हिरासत हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने यही बात की कि हमारे पास यकीनन सबूत हैं। अगर हमें किसी हाई पावर्ड जुडिशियल इंक्वायरी, जो मैं हाई पावर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करूं उसका मतलब यही है कि हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जेरे तहत जो है वो इंक्वायरी हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों और वो इंक्वायरी करें, वो एविडेंस देखें, हमारे खिलाफ जो एविडेंस है वो भी देखें और हमारे पास अपने फेवर में जो एविडेंस है वो भी हमें देने का मौका दें। उसका एक सबूत मैं सिर्फ आपको देता हूं, आपको बात क्लियर हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब पर 9 मई की 9 FIRs हैं। अब आप मुझे ये बताएं, एक बंदा एक वक्त में 9 जगहों पे कैसे हो सकता है? ये बजाते खुद एक एविडेंस है इस बात का कि वो बेगुनाह है। और अगर अली अमीन गंडापुर बेगुनाह है तो यकीनन नीचे कारकुनान के खिलाफ भी यही हुआ है। हमारे इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें सुना जाए और सुनने के बाद जो भी वो जुडिशियल कमीशन फैसला करे, कानून के मुताबिक फैसला करे। जो गुनहगार है, जो इन्वॉल्व है, उसको सजा दी जाए, जो बेगुनाह है उसको माफ किया जाए। ठीक है। ये भी बताइए एक और चीज़ जिस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहुत अरसा पार्टी के साथ जुड़े रहे, या ये कह लीजिए कि तासुर देते रहे सोशल मीडिया पर कि वो पार्टी के साथ जुड़े हैं या पीटीआई का हिस्सा हैं। जो आदिल राजा हैं और हैदर मेहदी हैं, जिनका नाम लेकर शेर अफजल मरवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इनको रॉन्ग नंबर करार दिया था और कहा था कि पीटीआई से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सो ये जो एक इमेज बन चुका है या उन लोगों ने बना लिया है कि वो पीटीआई का हिस्सा हैं, उसको किस तरीके से डिस्पेल करेंगे, खास तौर से यूथ को सामने रखते हुए जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, खास तौर पे गुज़श्ता चंद दिनों से जब से इनकी कुछ वीडियोस आई हैं 2 अफराद की, और जिसमें वो पाक फौज के खिलाफ भी और पाक फौज के कुछ अफसरान के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जी ये काबिल अफसोस बात है। ठीक है, माजी में अगर उनका, मुझे नहीं पता कि इनका ताल्लुक रहा है या नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर ताल्लुक रहा भी है पीटीआई में तो पीटीआई में लाखों लोग हैं। किसी ने अगर किसी वक्त किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेके पार्टी के साथ अपनी वो निस्बत साबित की हो तो की होगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो वो कर रहे हैं और पाक फौज के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की स्कैंडलस किस्म के ऑडियोज और वीडियोज रिलीज कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि पीटीआई के साथ भी ज्यादती है, ये पाक फौज के साथ भी ज्यादती है, बल्कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की रियासत के साथ ज्यादती है। ये जुर्म है, क्योंकि आप अगर किसी वजह से पाक फौज को आप हिट कर रहे हैं, उस पर तनकीद कर रहे हैं, तो बेसिकली आप पाकिस्तान की बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी पाक फौज के खिलाफ नहीं रही। हमने हमेशा पाक फौज की सपोर्ट की है और पाक फौज के हम लोग हैं, हम खुद फौज हैं, हम फौज हमसे है, इसलिए हम में और फौज में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि कोई भी शख्स बाहर बैठकर, गैर मुल्क में बैठकर, अगर गैर मुल्की एजेंसियों के इमा पर उनकी सपोर्ट से इस तरह की वीडियो रिलीज करके अपने लिए तो पाउंड और डॉलर्स कमा रहा है क्योंकि वो अपनी रेटिंग बढ़ा रहा है, लेकिन उसके नतीजे में मेरी फौज को नुकसान हो रहा है या हमारे मुल्क की सालमियत पर हमला होता है, तो मैं समझता हूं कि पीटीआई इसकी मजम्मत भी करती है, हम कर भी रहे हैं। और इमरान खान साहब ने भी बार बार ये कहा है। ये 2 दिन पहले मैं इमरान खान साहब से खुद मिला हूं, उन्होंने कहा है कि इन लोगों को कंडेम करो, हमारे इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम बिल्कुल जो है पाक फौज के साथ है। पाक फौज के साथ किसी वजह से हमारे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये हमारे अपने घर की बात है, ये घर की बात है और घर की बातें घर में ही होती हैं, वो बाहर बाजारों में यू डोंट वॉश योर लिनेन आउटसाइड। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि आदिल राजा जैसे और हैदर मेहदी जैसे लोगों को कंडेम किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अगर मैं बैरिस्टर साहब ये पूछ सकूं, और ये आई थिंक सबको ही पता है कि यूथ जो बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया से वाकिफ़ हुई, पाकिस्तान की सियासत में उनका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट उनसे नहीं लिया जा सकता। अब यही लोग जो हैं एक पार्टी का नैरेटिव एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में, या जो आप बता रहे हैं कि जिस चीज़ के साथ हम खड़े हैं या जिस चीज़ के साथ हम नहीं खड़े हैं, तो कैसे हो सकता है कि चंद लोग आपकी इतनी बड़ी तादाद में यूथ को वरगला कर या बगावत पर उकसा कर एक नैरेटिव ही पार्टी का हाईजैक कर लें? देखें, बात यह है कि ये सोशल मीडिया एक
ایک ان ریگولیٹڈ قسم کی قوت ہے. اس کو تو ریگولیٹ کرنے کے لیے میں خود سعدیہ ایک کنونشن کی ڈرافٹنگ کمیٹی کا پارٹ رہا ہوں جو یونائٹڈ نیشنز ڈرافٹ کرتی رہی ہے سوشل میڈیا پہ ریشل ڈسکریمنیشن کے خلاف. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک فورم ہے کہ جس کو پوری طرح مینج نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص اس کو بیٹھ کر, اور وہ بھی پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ایک خاص قسم کا نیریٹو ڈیولپ کر رہا ہے, تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کی جو ریگولیٹڈ ہماری باڈیز ہیں یا جو ہماری سائٹس ہیں, اس سے ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ پاک فوج کے خلاف اس قسم کی کیمپین جو ہے اس کا ہم حصہ نہیں ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو منع بھی کیا ہے, اور ہمارے جو ایکچولی تنظیم کے ساتھ منسلک نوجوان ہیں, خواتین بھی مرد بھی, وہ اس چیز کو کاؤنٹر کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے پوری دنیا میں لوگ ہیں, اگر وہ کوئی شخص اپنی فیس بک پہ یا اپنی ٹویٹر پہ جو ہے پی ٹی آئی کا لوگو لگا کے کر رہا ہے, تو ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کوئی سائنٹیفک میکینزم تو نہیں ہے اس کو روکنے کا. لیکن ہم اس کو, میں آپ کی ٹی وی اسکرین پہ اس وقت اس بات کو کنڈیم کر رہا ہوں, اور اپنے نوجوانوں کو جو ہمارے ورکرز ہیں, ہمارے سپورٹرز ہیں, ان کو یہ میسج ڈائریکٹلی اپنے منہ سے اپنے قائد کی طرف سے دے رہا ہوں کہ ہمارا اس مہم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو شخص بھی ہمارے نام کو اس پاکستان فوج کے خلاف یا پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے یہاں پہ خود ہی بتا دیا کہ خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں اور آپ یہاں ٹی وی پہ بتا رہے ہیں. بٹ اسی پہ ایک سوال یہ بنتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم بہت ایکٹیو ہے, آپ کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان سے اس چیز کے حوالے سے یا ان لوگوں کے حوالے سے بات کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بھی پچھلے دنوں بڑی بحث ہو رہی تھی جب مروت صاحب نے پریس کانفرنس کر دی اور اس کے بعد اس پہ نہیں ہوا, کیونکہ ایسے لوگ جیسے آپ خود بتا رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ان کو سزائیں ہو چکی ہیں, قید با مشقت سنائی جا چکی ہے, وہ لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں. سو آپ کی جو سوشل میڈیا جو آفیشیل آپ کے ہینڈلز ہیں, وہاں سے یہ چیز کیوں نہیں اس طریقے سے پروپیگیٹ ہو رہی جیسے ہونی چاہیے؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, میں ایگزیکٹلی آپ کو پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کر سکوں گا کہ کب ڈیٹ تو نہیں بتا سکوں گا, لیکن یہ میرے خیال میں کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اس طرح کی کچھ ویڈیوز آئی تھی انہی لوگوں کی طرف سے جس میں انہوں نے پاک فوج کے خلاف بات کی تھی. اس کو ہماری میڈیا نے, یہ جن ہینڈلز کی آپ بات کر رہی ہیں, انہوں نے کنڈیم کیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ ہمارے جو انفارمیشن سیکٹری ہیں رؤوف حسن صاحب, ان کا بیان آیا تھا, مرکزی انفارمیشن سیکٹری ہیں, انہوں نے کنڈیم کیا تھا اس بات کو. ان کی طرف سے بیان آنا, میں بھی انفارمیشن سیکٹری ہی ہوں خیبر پختونخوا کا, میری طرف سے اسٹیٹمنٹ آنا, یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ہمارے ایم این اے ہیں, آج شاہ فرمان صاحب جو سابق گورنر ہیں ہمارے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو یہ آنا بذات خود اس بات کا ثبوت ہے. مطلب آئی ایم ون آف دوز فیسز جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں میڈیا پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے آنا اتنی بات ہے جتنا آفیشیل میڈیا پہ آنا. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے, ہم اس کو مزید بھی وہ کریں گے, نیگیٹ کریں گے, اس کو کاؤنٹر کریں گے. ماضی میں بھی کیا ہے اور وہ ہم آپ کے ساتھ کسی وقت شیئر بھی کر سکتے ہیں. میں نے اس لیے سوال کیا کیونکہ بہت بڑی تعداد جو یوتھ کی وہ ہے ہی وہاں پر, وہ شاید ٹی وی کم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, اور وہ باقی اکاؤنٹ سوشل میڈیا کے زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی. یہ بھی بتائیے, جو ہم نے دوسرا دن آج دیکھا ہے نیشنل اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی دیکھی ہے, اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ وہ جس طریقے سے احتجاج ہوا, حق ہے کسی بھی جماعت کا, کسی بھی سیاستدان کا احتجاج کرنا, لیکن وہ جو جوتے لہرائے جا رہے ہیں, یہ ہم 5 سال ایسے ہی دیکھیں گے اگر 5 سال آپ کو لگتا ہے حکومت چل گئی, یا پھر کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ دیکھیں, بعض چیزیں جو ہیں وہ ایک لاجیکل ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہوتی ہیں, یقیناً وہ افسوسناک بھی ہوتی ہیں. میں خود اگر ذاتی طور پہ مجھ سے آپ پوچھے تو میں یہ جوتا لہرانا, یہ گالیاں دینا, یہ جملے تانے کسنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر اتنے متبرک اور ہائی لیول ایوان میں, جہاں نیشنل اسمبلی ہے, وہاں پہ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں جو کچھ ہوا, سعدیہ اس کو بھی دیکھ لیں تو اس کو بھی بندہ کنڈیم ہی کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جس طرح کی اسمبلی وجود میں آئی ہے, اس میں پھر اس طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ رد عمل کا آنا یا اس طرح کی حرکات کا آنا, وہ بھی پھر کسی حد تک بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو ہونا ہی تھا. دیکھیں, اس کی وجہ یہ, آج آپ نے عامر ڈوگر صاحب کی تقریر سنی ہوگی, انہوں نے کہا کہ اس ایوان میں مجھے آج 225 ووٹ ملنے چاہیے تھے, لیکن ان کو نہیں ملے کیونکہ ہماری تو 175 کے قریب سیٹیں تھیں جو ہم سے فارم 45 کے نتیجے میں چھینی گئی. تو یہ جو بٹرنس ہے, تلخی ہے, اس تلخی کا جب تک مداوا نہیں ہوتا,
इसका जब तक इलाज नहीं होता, इसको जब तक एड्रेस नहीं किया जाता, तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही बदकिस्मती होगी, लेकिन ये मामला इसी शक्ल में किसी न किसी शक्ल में चलता जाएगा। आपने जिस बिटरनेस की बात की, चलें एक लम्हे को मान लेते हैं कि वहाँ नेशनल असेंबली में आपकी सीटें कम करवा दी गई और सब कुछ हुआ, इस वजह से वहाँ तलखी है, लेकिन जहाँ आपकी नशस्तें ज़्यादा हैं, जिस सूबे में आपने हुकूमत बना ली, वहाँ पे वो जो एक खातून MP सिर्फ घड़ी लहरा कर एहतजाज कर रही थी और जो सलूक उनके साथ हुआ, उन पर जूते फेंके गए, लोटे फेंके गए, वो भी तो फिर मुनासिब नहीं था। वहाँ तो आपकी हुकूमत आ गई। देखें, मैं तो वही कहूंगा ना, जैसे मैंने शुरू में कौमी असम्बली के कॉन्टेक्स्ट में भी कंडेम किया इस बात को, इसी तरह मैं कंडेम करूंगा कि जो कुछ भी हुआ कौमी असम्बली में जो हुआ वो भी काबिल मजम्मत है। अगर सूबाई असम्बली में इस तरह की हरकतें हो रही हैं जाती तौर पे, तो मैं उनकी मजम्मत करूंगा। खातून ने शुरू में पता नहीं घड़ी लहराई, मैं तो खुद खैर ऐवान में मौजूद नहीं था, लेकिन जो मीडिया पे देखा उसने भी घड़ी लहराई। उसके जवाब में जो वर्कर्स थे हमारे, जो गैलरी में बैठे हुए थे, उन्होंने भी नारेबाजी की, और बाद में वो जो भी हुआ, मैं ये समझता हूं कि ये चीजें उस वक्त खत्म हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हमारे इस कल्चर से निकल जाएंगी जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। अगर दियानतदारी और ईमानदारी के साथ नताइज को तस्लीम किया जाए, नताइज उस तरह लाए जाएं, उसमें बददियानती ना की जाए, और कौम के नुमाइंदों को बाकायदा वक्फे के साथ आईनी तरीक़ेकार के तहत असम्बलियों में भेजा जाए ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो ऑटोमेटिकली ये जो बिटरनेस और ये जो बाज जारहाना किस्म की इक़दामात हैं, इनका खात्मा हो जाएगा। ये तलखी जो है, ये तनाव जो है, वो पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म होना चाहिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ये भी बताइए, जो आज फिर से आप लोगों का पहले भी मुतालबा था, आज आपके चीफ मिनिस्टर ने भी उसको दोहरा दिया है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा है, इस ज़िमन में आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? सड़कों पर आने का इरादा रखते हैं? किस तरीके से इस चीज़ को आप यकीनी बनाएंगे? हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जो इंतखाब हुआ है 8 फरवरी 2024 का, ये आईन या पर जो हमले हुए हैं माजी में, जैसे मार्शल लॉ आया है, आईन को मुअत्तल किया गया है, मैं समझता हूं कि ये उस ही कैलिबर का, उस ही क्वालिटी का एक गैर आईनी इक़दाम हुआ है। लेकिन उनको तो हम कंडेम करते हैं जब फौज हुकूमत लेती है, लेकिन ये जो सिविलियन इदारों ने, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह की धांधली की, आईनी अमल को सैबोटाज किया। पहले तो आप ये देखें, तकरीबन 1 साल से इन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाए, और जब इलेक्शन करवाए तो इस तरह के करवाए। तो ये सब कुछ जो है, ये आईन की पामाली भी है, आईन की मुअत्तली भी है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ये आईन की बेइज्जती है। इसलिए इस पूरे अमल का जो इस वक्त इंचार्ज है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर आप किसी भी ट्रायल में, किसी भी मुकदमे में उसकी तफ्तीश करें, तो पूरा इफ़ाल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ जाएगा, क्योंकि वही उस इदारे का सरबराह है जिसने ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कराए। तो अब आप बताएं कि अगर हमने किसी की इसके इस्तीफे का मुतालबा किया है, तो अब हम बिल्कुल समझते हैं कि हम जायज हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ये इस्तीफा दे। और हम तो ये भी साथ कहेंगे कि इसके खिलाफ इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि ये क्यों इस तरह का इलेक्शन हुआ जो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है। Right. Barrister Mohammad Ali Saif, thank you very much for joining us. We'll take a break. Stay tuned. इजराइल के हाथों फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी और एथनिक क्लेंजिंग का अमल आज भी जारी है। दुनिया इजराइल के सामने बेबसी की एक तस्वीर बनी बैठी है। गुज़श्ता 5 माह के दौरान 30,000 के करीब मजलूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 70% बच्चे और औरतें शामिल हैं। सेव द चिल्ड्रन की हालिया रिपोर्ट में डायरेक्टर जेसन ली का कहना है कि हम गजा में जो कुछ देख रहे हैं उसके मुताबिक एक बड़ी तादाद में बच्चों को स्लो मोशन मौत की तरफ धकेला जा रहा है, क्योंकि उनके पास खुराक खत्म हो चुकी है और ना ही उनके पास कोई खुराक पहुंचा रहा है। गजा के बच्चे मर रहे हैं क्योंकि दुनिया उनकी हिफाजत करने में नाकाम रही है। गजा में लोग इजराइल के हमलों से बचने के लिए भाग रहे हैं और उनके पास भागने का रास्ता भी कोई नहीं है। 7 अक्टूबर के हमास हमलों के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक तरफ गजा की पट्टी में कार्रवाई का आगाज किया, जबकि दूसरी जानिब इजरायली अफवाज के जेर साया आबादकारों की तरफ से मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मगरबी किनारे में जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां इजराइल के एथनिक क्लेंजिंग प्लान का हिस्सा हैं। इजरायली आबादकारों की कार्रवाइयों का वाहिद मकसद खौफ और डर की फजा को हवा देना है।
اہم واقعات کو اگر دیکھا جائے تو 8 فروری کو سعادت صالح میں یہودی آباد کاروں کی جانب سے مغربی کنارے پر فضائی ڈرون طیاروں کی مدد سے اس وقت خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا گیا جب فلسطینی چرواہے اپنی بھیڑوں کے ریوڑ کو چرا رہے تھے۔ خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنے کے بعد فلسطینی چرواہوں کو ان کی آبائی زمین سے بے دخل کر دیا گیا، جس سے چرواہوں کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ خوفزدہ جانوروں میں سے بہت سے جانوروں کے مس کیریجز ہوئے اور بہت سے بھیڑوں نے مردہ بچوں کو جنم دیا۔ سعادت صالح کا واقعہ گزشتہ ماہ کے دوران ہونے والے 561 واقعات میں سے صرف ایک واقعہ ہے جہاں یہودی آباد کاروں کی طرف سے فلسطینی آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے لے کر 20 فروری تک کے ڈیٹا کے مطابق یہودی آباد کاروں کے ہاتھوں 8 فلسطینی شہید جبکہ 111 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ آباد کاروں کے پرتشدد حملوں کے باعث اب تک 198 گھروں کے 1208 فلسطینی، جن میں 586 بچے بھی شامل ہیں، اپنے گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائی کے آغاز کے ساتھ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری میں پہلے کی نسبت تیزی آ چکی ہے۔ نئی بستیوں کا پھیلاؤ اب شہری علاقوں سے ہوتا ہوا دیہی علاقوں میں بھی پھیلنے لگا ہے، جہاں کمزور فلسطینی خاندان اپنے گھروں پر حملوں کے خوف میں رہتے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے یہودی آباد کاروں کی طرف سے اب تک 16 دیہاتوں کو زبردستی خالی کروا کر فینس کر دیا گیا ہے، جس کے بعد فلسطینی آبادی کی اپنے علاقوں میں واپسی ممکن نہیں رہی۔ گزشتہ 5 ماہ سے جاری پرتشدد ہائی پروفائل واقعات کے بعد اسرائیلی وزراء کی طرف سے اس طرح کی کارروائیوں کی نہ صرف حمایت کی گئی بلکہ کھلے عام فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کے لیے آباد کاروں کو اکسایا بھی گیا۔ مثال کے طور پر گزشتہ سال وزیر خزانہ بزالل سموٹرچ نے فلسطینی قصبے ہوارا کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہودی آباد کاروں کو نہ صرف سیاسی حمایت بلکہ فوجی حمایت بھی حاصل ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے محفوظ کرنے میں مدد کے لیے مغربی کنارے میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام نہاد علاقائی دفاعی یونٹس بھی قائم کی گئی ہیں، جن میں یہودی آباد کاروں کو ٹرین اور مسلح بھی کیا گیا ہے۔ فلسطینی آبادی پر یہودی آباد کاروں کی طرف سے کئی برسوں سے اسرائیلی افواج کی نگرانی میں حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ البتہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی یونٹس کو مغربی کنارے کے ساتھ تعینات کیا گیا، جس کے بعد آباد کاروں کے حملوں میں تیزی آئی، اور ان حملوں میں تیزی کی ایک بڑی وجہ اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایتمر بن گویر کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں اسلحے کی فراہمی ہے۔ عالمی ادارے بَتْصَلَم نے یہودی آباد کاروں کی طرف سے تشدد کو ریاستی تشدد کی ایک شکل قرار دیا ہے، جس کے ذریعے اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کی طرف گامزن ہے۔ انسانی حقوق کی ایک NGO کے سروے کے مطابق 2005 سے لے کر 2023 تک کے درمیان اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں اور ان کی املاک کو نقصان پہنچانے والے اسرائیلیوں سے متعلق 93.7% کیسز کو بند کر دیا ہے، جبکہ نیتن یاہو کے موجودہ دور اقتدار کے دوران 57.5% فلسطینیوں نے نظام پر اعتبار کی کمی کی وجہ سے اپنی شکایات درج ہی نہیں کروائیں۔ آج کے ایڈیٹوریل کو کنکلوڈ کرتے ہوئے 2 اہم نقطے واضح ہیں۔ پہلا نقطہ، فلسطینیوں کی نقل مکانی کو تیز کرنے کے لیے اسرائیلی ریاست نے آباد کاروں کے تشدد کو ایک ہتھیار کے طور پر اپنایا ہے، اور دوسرا نقطہ، امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی طرف سے یہودی آباد کاروں پر انفرادی بنیاد پر پابندیاں لگانا مغربی حکمرانوں کے دوغلے پن کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیل کی ریاست کو چھوڑ کر انفرادی پابندیاں کسی اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.